guys, please subscribe IS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग और आज मैं बात करने जा रहा हूं जीएस एनसीईआरटी क्यों। और इस जो वीडियो की दूसरी श्रृंखला में यानी भारतीय इतिहास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूं, एनसीईआरटी एक जिसे हम लोग कहते हैं कि देशव्यापी स्तर पर एक ऐसी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं जो बिगिनर्स यानी कि जो यूपीएससी में या तमाम अन्य एग्जाम में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि उनके जो है वो जो डेप्थ है नॉलेज की वो अपना एक साउंड बेस लेकर चले, तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स होती हैं। लेकिन इन बुक्स को पढ़ने, इन बुक्स को नोट्स बनाने, इन बुक्स को याद करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप इन्हीं किताबों को, जो कि ये स्कूल के लिए डिज़ाइन की गई थी, आप इनको जो है अपने कंपटीशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, मेरा बात करने का आज का पर्पज़ यही है। चलिए हम बात करते हैं जीएस एनसीईआरटी में इतिहास विषय को लेकर। इतिहास एक बहुत ही व्यापक एक विषय होता है जहां पर हमारी सभ्यता की शुरुआत से लेकर और वर्तमान समय तक होने वाले सभी उठापटक को हम लगातार देखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इतिहास को जो देखने के साक्ष्य होते हैं वो वर्तमान में उपलब्ध होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान की चीज़ों को देखकर, अवशेषों को देखकर, हड्डियों को देखकर, मृत भांडों को देखकर या उस समय का आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, इन सब को देखकर हम अतीत में क्या हुआ था, जहां हम प्रेजेंटली वहां नहीं पहुंच सकते, वहां हम एक अनुमान स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अर्थात अगर मैं एक सामान्य भाषा में कहूं तो इतिहास जो होता है वो अपने अतीत को देखने का नजरिया होता है। अगर एक ईंट पर एक निशान पड़ा हुआ है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आक्रांताओं ने यहां तलवार से जो है वो अपनी चोट की थी, अर्थात इसका मतलब है कि धातु की तलवारें वहां पाई जाती थी। एक दूसरा व्यक्ति ये भी कह सकता होगा कि नदी अपरदन के माध्यम से जो है ये निशान यहां पर पड़े हुए हैं। तो ऐसे माध्यम से दो अलग अलग लोग इसके प्रति जो है दो अलग अलग नजरिया प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः इतिहास में एक बैलेंस अप्रोच करना बहुत एक जो है संतुलन का काम होता है, बहुत मुश्किल कार्य होता है। और इसमें हम देखते हैं कि कई बार लोगों का झुकाव जो होता है वो या तो दक्षिण पंथ की तरफ चला जाता है या वाम पंथ की तरफ चला जाता है। यहां हमें मध्य मार्ग बनाते हुए अपने आप को अपनी नॉलेज के साथ एनरिच करना होता है। क्या करना होगा? अगर आप यूपीएससी के पेपर्स को देखें या अन्य एग्जाम के पेपर को देखें तो उसके लिए सभी घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। यूपीएससी में वो अपने एस्पिरेंट से या जो अन्य एग्जाम है वो अपने एस्पिरेंट से चाहते क्या इतिहास के माध्यम से? वो ये चाहते हैं कि इतिहास का अध्ययन करके आप एक भारतीय होने के नाते या भारत का विश्व के साथ जो संबंध है उसके होने के नाते आप किस प्रकार जो है वो इनरिचमेंट यानी वैल्यू एडिशन की बात कर सकेंगे। वैल्यू एडिशन का तात्पर्य यहां ये है कि इतिहास के वो कौन कौन से कालखंड थे जिन्होंने भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, इनको एक नया आयाम, एक नया मोड़ और एक उत्साह दिया। अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, इसके बाद मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल जो है, इसके पश्चात आप अकबर, उनकी जो नीतियां, इनको आप देखते जाओगे, ब्रिटिशर्स, उसके बाद जो है वो आप आंदोलन को देखोगे, गांधी का आंदोलन, ये तमाम जो है राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे वो हिंसावादी हो चाहे अहिंसावादी हो, ये सभी अगर आप कभी किसी दिन ध्यान से सोच के देखो, ये सभी वो कालखंड हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन करने का काम किया। वो सभी चीजें, चाहे मौर्य का काल हो जहां पर अखंड भारत की नींव रखी गई थी, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो, अकबर के काल में अगर बात करें तो धार्मिक उदार नीतियां या तमाम नई नई चीजें थी वो यहां आई। तो अगर जहां पर भी चाहे आर्थिक व्यवस्था नई हुई हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था नई हो या सामाजिक जो है वो उत्थान हुआ हो, इन सभी को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये यूपीएससी या तमाम एग्जाम लगातार इन्हीं पर क्वेश्चन पूछते हैं। वो सभी लोग जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, वो जिन्होंने बाल प्रथा का विरोध किया, वो जिसकी वजह से ठगी का अंत हुआ, वो जिसकी वजह से नई राजस्व व्यवस्था आई, वो काल जिसमें जनगणना को जो है वो एक साइंटिफिक रूप दिया गया। तो इन सभी कालखंडों को आप जब जब देखोगे ये लगातार एग्जाम में आते रहते हैं जो भारतीय चीजों को जो है वो भारतीय समाज को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि जो आपका पढ़ने का नजरिया होना चाहिए वो उन पॉइंट्स पर बहुत फोकस करना है जिसकी वजह से मेरे इतिहास, धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति व्यवस्था, इन सब में एक मूल्यवर्धन का कार्य हुआ। आप यही केवल बात करेंगे। अतः अगर आप देखेंगे तो इतिहास में जाने कितना जो है डाटा दिया हुआ है, इतिहास में जाने कितने कालखंड, कितने राजा आए और चले गए, लेकिन आप देखोगे सबके बारे में वो बात नहीं करता। वो केवल उन्हीं के बारे में बात करता है जो उस समय की समसामयिक स्थितियों में उन्होंने कुछ इनरिचमेंट करने का काम किया। अगर आप शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने ग्रांड टैंक रोड का जो है वो स्थापना की थी, तमाम आयुधागार बनाए थे। तो वो सभी लोग जिन्होंने कुछ अलग हटकर काम किया और जिसके जो है काम को वैल्यू एडिशन के रूप में हम देख सकते हैं, इतिहास में वही महत्वपूर्ण होता है।
होता है। यानी अब आपको हर चीज नहीं पढ़नी है, आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जिसकी वजह से वर्तमान में आप एक अधिकारी के रूप में यह सोच सकें कि आज मेरे पास जो ज्ञान आया है, इन लोगों के जो दिए गए ज्ञान है, इसके हिसाब से हमने इसको एनरिच किया है। वो चाहे कार्नवालिस की जो है वो जमींदारी व्यवस्था हो या इसके बाद महलवाड़ी, जरियतवाड़ी, आप देखोगे इनसे खूब क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये लैंड रिफॉर्म का जो है वो आप ये देखते हो कि इसकी वजह से आपके जो कृषि है या आपका ग्रामीण जो समाज है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो ऐसी कंडीशन में इसको एनरिच करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स का जो है अध्ययन करना है और इसको किस माइंडसेट के साथ पढ़ना है। क्लास 6 की बारे में बात करें तो हमारा अतीत, जहां पर सबसे पहले क्लास 6 में आप एक जो है वो एक ऐसे स्टूडेंट होते हो जहां ज्ञान अब आना शुरू होता है। उस माइंडसेट के हिसाब से देखते हो तो हमारा जो इतिहास है, जहां पर हमने अपनी शुरुआत की, उसके बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है नॉलेज दिया गया है ताकि आप अपने विषय के साथ जुड़ाव महसूस कर सको। इसके 3 कालखंड है, हमारा अतीत भाग 1, हमारा अतीत भाग 2 और हमारा अतीत भाग 3। वास्तव में ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का ही एक संक्षिप्त रूप है जो और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने रखा गया है, जहां पर आप जाकर अपने आप को इतिहास के विषयों के साथ जोड़ते हो। साथ ही साथ इसमें कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं जहां पर आपको मैंने पहले बताया था कि इतिहास देखने का नजरिया होता है, आप उस साक्ष्य को किस रूप में देखते हो, और अगर आपका देखने का नजरिया न्यूट्रल नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप एक झुकाव पैदा कर लोगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और ये झुकाव जो है वो आपको अपने मुख्य मार्ग से दूर लेकर चला जाएगा। इतिहास में हमें यहां बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो यहां पर जो है आर्गुमेंट्स के माध्यम से आप अपने आप को जो है वो सेट करना शुरू करते हैं। इसके बाद क्लास 9th में आते हो, और चूंकि भारत जो है वो विश्व का एक हिस्सा रहा है, धीरे धीरे उसके साथ जुड़ा है, तो भारत और समकालीन विश्व यानी कि जो वर्ल्ड के साथ हमारे रिलेशनशिप रहे हैं, हमने किस रूप में उसको स्थापित किया ऐतिहासिक रूप से, और विश्व की जो घटनाएं थी उन्होंने हमें किस रूप में प्रभावित किया। वो चाहे समाजवाद की घटना हो, चाहे रेनेसां यानी पुनर्जागरण की घटना हो, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो, चाहे विज्ञान और जो है वो टेक्नोलॉजी की क्रांति हो, इन सभी ने किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज को प्रभावित किया, इनकी नीतियों ने किस प्रकार प्रभावित किया, और हमने किस तरह पूरे विश्व के साथ अपने जो है संबंधों को बनाकर रखा। इसी का अगला चरण क्लास 10 में है, भारत और समकालीन विश्व भाग 2। ये भी इसी का जो है अगला चरण है, और उम्मीद की जाती है कि यहां पर अपना एक आप साउंड बेस रखेंगे। इसके बाद 11th क्लास में विश्व इतिहास के कुछ विषय, जहां पर हम कुछ और कोर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, जहां यहां तक हम एक जनरल जानकारियां जुटाते हैं। अगर मैं 10th तक की बात करूं तो जनरल जानकारियों के बारे में बात करते हैं कि ये जानकारी किसके साथ रही, ये युद्ध किसके रहा, का इसके कारण क्या थे। लेकिन जैसे हम 11th क्लास में पहुंचते हैं, जो एनसीईआरटी का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा डीपर चला जाता है। जैसे नक्सलवाद क्या है, या अगर हम बात करें तो विश्व में जो महत्वपूर्ण घटनाएं, विश्व युद्ध प्रथम के क्या कारण रहे थे, सेकेंड के क्या कारण रहे थे, उसमें कुछ शब्द होते हैं जो जटिल शब्द होते हैं, कि जैसे समाजवाद की अवधारणा क्या थी, पूंजीवाद की अवधारणा क्या रही है, और कम्युनिस्ट की अवधारणा क्या रही है। इनके पीछे जो विचारों के पीछे जो क्लैश होते हैं, आर्थिक मॉडल कैसे बदलते रहे, और आर्थिक मॉडलों के पीछे विश्व एकजुट कैसे होते रहे या एक दूसरे के साथ संघर्ष कैसे करते रहे। यहां पर अब कुछ डीपर धारणाएं आपका जो है उनसे आपका सामना होता है, और आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है वो काफी हद तक बढ़ चुकी होती है। इसके बाद कक्षा 12 में 3 किताबें यानी क्लास 12 में 3 बुक्स हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब चूंकि हम पहले ही हमारे अतीत में यहां बेसिक जानकारी रख चुके हैं, लेकिन जब आप इन किताबों का अध्ययन करते हैं तो यहां पर आपका दृष्टिकोण अलग हो जाता है। जहां पर भारतीय इतिहास के कुछ विषय प्राचीन इतिहास के बारे में बात करता है, सेकेंड पार्ट जो 12th क्लास में है वो मध्यकालीन भारत के बारे में बात करता है, और जो तीसरा है वो आधुनिक भारत के बारे में बात करता है, यानी वो समय जहां हम जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से और अंग्रेजों का जो प्रभाव आता है देश में, और उसके विरुद्ध जो स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये तीनों किताब बहुत खास हैं अपने आप में। खास क्यों है? क्योंकि यूपीएससी की जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है वो लगातार बदल रही है। आप में से कई स्टूडेंट पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, इनके बीच में जो है वो काफी कुछ हद तक जो है मूवमेंट करते रहते हैं। तो एक्चुअली में जो पहले एक सेगमेंट था वहां पर हम जो बात करते थे पुरानी एनसीईआरटी में, तो वहां पर काफी फैक्ट दिए हुए थे और कैसे कैसे इनपुट्स आ रहे हैं उसके बारे में हम काफी बात करते थे। नई एनसीईआरटी के इन तीनों विषयों में कुछ अलग डायमेंशंस के बारे में बात की है। आप पुरानी भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहां डायमेंशंस क्या है? यहां डायमेंशन है कि उस समय का ग्राम समाज कैसा था, उस समय की आर्थिकी कैसी थी, उस समय क्या नगरों का विकास हो चुका था, उस समय के जो नगर थे उनका प्रारूप क्या था, उस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय की सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय की आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी। ये जो एक्स्ट्रा डायमेंशन क्वेश्चन है, यानी यूपीएससी लगातार इस पे बात कर रहा है। बहुत दिन हो गया आपने जो फैक्ट याद कर लिया, हड़प्पा में कौन से अवशेष मिले, फलाना क्या हुआ, कहां जुताई हुई, XYZ आपने देख लिया, कौन सा आंदोलन कहां हुआ। लेकिन अब ये कह रहा है कि इसके साथ साथ जो कोई भी आंदोलन या कोई भी इतिहास काल होता है वो अपने साथ तमाम चीजों
चीजों को लेकर चलता है। ठीक है, तो आपको ये जो तीनों किताबें हैं एक नया दृष्टिकोण आपके सामने रखती हैं। उस समय का आर्किटेक्चर क्या था, उस समय का सामाजिक व्यवस्था क्या थी, ग्रामीण व्यवस्था क्या थी, क्योंकि यही जो व्यवस्थाएं होती हैं आगे चलकर इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट देती हैं। तो ग्रामीण समाज कैसा था, क्या शहरी समाज उपलब्ध था या नहीं था, उस समय की जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी, ये जो है इतिहास को पढ़ने का एक बहुत विविध डायमेंशन देता है। ये बहुत ही प्यारी किताबें हैं तीनों, और आपको एक नए डायमेंशन में लेकर जाती हैं, एक इंटरडिसिप्लिन यानी अंतर विषयक सोच आपके अंदर पैदा करती हैं। और मैंने देखा है कि जो प्रश्नों की प्रवृत्ति आ रही है लगातार, यूपीएससी चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, वहां पर जो नए डायमेंशन है, जो साइड के डायमेंशन हैं, आप क्वेश्चन उठा के देख लोगे तो जब इतिहास में बात करोगे तो प्राचीन इतिहास में पूछ लेते हैं कि कौन सा समुदाय था जो उस समय जो है व्यापार करने का काम किया करता था, कौन सा समुदाय था जो उस समय लेन देन करने का काम किया करता था। आज भी तो हमारे यहाँ मनी लेंडर्स हैं जो सूदखोर हैं या जो तमाम पैसा लेने देने का काम करते हैं, तो ये काम तो उस समय भी हुआ करता था, उस समय भी जो है व्यापार हुआ करता था। लेकिन व्यापार का स्वरूप क्या था, आज भी हम वही व्यापार करते चले आ रहे हैं, बस केवल चीजों के नाम बदल गए हैं, उनका थोड़ा सिस्टम बदल गया है, लेकिन जो हमारी मूल प्रवृत्ति रही है वो हमेशा एक समान रही है। ठीक है, जो उस समय की प्राचीन जो है आर्ट थी आज वो मॉडर्न आर्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो इन चीजों में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हमने एक परंपरा को ही हम लेकर आगे चल रहे हैं। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने इतिहास के साथ साथ अपनी आर्थिकी, समाज, संस्कृति, विचार, धर्म, इन सब के साथ जुड़ा रहता है। तो यहां पर जो ये तीनों किताबें हैं ये आपको एक नया जो है वो ज्ञान देती हैं। इनको सिर्फ बुक्स नंबर के हिसाब से मत पढ़िएगा, इनको एक सोच के हिसाब से पढ़िएगा कि उस समय का समकालीन समाज कैसा था। तो ये 3 खंडों में बटा हुआ सिस्टम जो है वो आपको एक विविध आयाम देगा। इन आयामों को वर्तमान समय में भी प्रयोग किया जा सकता है कि उस समय की व्यवस्थाएं आज कहां हमारे साथ हैं। उस समय का, जैसे अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं या मध्यकालीन समय की बात करूं, तो भूमि एक निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी, कोई इसका मालिक नहीं है। एक जो है वो सहकारी खेती के रूप में, एक जो है वो सामुदायिक रूप में हुआ करती थी। लेकिन आज हम देखेंगे तो भूमि एक निजी विषय के रूप में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि किसानों की समस्याएं गहरी और गहरी होती चली जा रही हैं। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो है वो सरकार अपना नियंत्रण खोती चली जा रही है। सो क्या हम उन चीजों को वर्तमान समय में प्रयोग कर सकते हैं या उनके उदाहरण हम दे सकते हैं? अगर आप शुरुआत से देखोगे तो वैदिक काल में भी अगर हम बात करेंगे तो बाल विवाह नहीं था, लेकिन आज भी भारत के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां बाल विवाह की जो कुप्रथाएं हमें देखने को मिलती हैं। सो ऐसी कंडीशन में हम इन चीजों को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इतिहास का जो विषय है वर्तमान की समस्याओं को सोचने के लिए और उनके समाधान को ढूंढने के लिए आपको एक नया आयाम देता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान के किसी क्षेत्र में आप डीएम बनकर जाते हो, अधिकारी बनकर जाते हो, और वहां पर यही समस्याएं हैं जिनका आधार जो है वो पुरातन पंथी है, लेकिन आपको जस्टिफाई करना है, आपको इस कुरीति को मिटाना है, केवल आपके कह देने भर से वो नहीं मानेंगे। आपको उनको तर्क देने होंगे कि भाई तुम जिस समाज का हिस्सा हो उस समाज में की ये बीच के हिस्से में ये कुरीति आई है, लेकिन प्राचीन समय से आपके इस संस्कृति में ये कुरीति नहीं थी। तो जब आपके पास वो नॉलेज होगी तभी आप ये नॉलेज उसको कन्वे कर पाओगे, उसको समझा पाओगे और समाज के बड़े हिस्से को अपने साथ लेकर चल पाओगे। तो इतिहास जो पढ़ने का आपका दृष्टिकोण होना चाहिए वो एक प्रशासनिक अधिकारी का होना चाहिए कि मैं इस नॉलेज का प्रयोग करके वर्तमान समय की समस्याओं का समाधान कैसे निकाल सकता हूं। तो दोस्तों एनसीईआरटी इस विषय में एक बहुत ही खूबसूरत किताब है जो आपको सोच देती है, एक आयाम देती है, और इस पर जो है वो एक जिसे कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का जो है बेस बनाती है। एनसीईआरटी को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, लेकिन चैलेंज वही बहुत बड़ा है कि नंबर ऑफ बुक्स 50 से ज्यादा हैं अगर हम देखेंगे उसको, और इतने कम समय में उसको कवर करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। कई बार हम डिसओरिएंटेड हो जाते हैं और हमें लगता है कि फैक्ट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हाईलाइट है याद कर लेना, ये हमारा मूल पर्पस होगा। यहीं पर आप जो है वो एनसीईआरटी को जो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी का जो मेन पर्पस है, जो उसके पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कि आपकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, आप चाहें तो उसका जो है वो प्रीफेस पढ़िए, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, आपको सोचने के योग्य बनाना। और ये इस वजह से निकल कर आया क्योंकि हमारी नई शिक्षा नीति का ये हिस्सा है जो 2005 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। यानी जो यूपीएससी भी है वो इसी को बेस बनाता है कि आपके पास एक सोच और समझ की क्षमता होनी चाहिए कि उस समय, अगर आज हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा भी तो एक नगरकालीन व्यवस्था थी जिसके पास दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी थी। तो आज की स्मार्ट सिटी जो भारत है वो उसके साथ क्या सीख ले सकता है हड़प्पा के साथ, इन दोनों का जो गैप है वो आप कैसे जो है फुलफिल कर सकते हो। सोचने का जो ये तरीका है वो एक अधिकारियों का तरीका होता है। तो इन किताबों का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आपको एक बहुत बड़े आयाम में सोचने के लिए इनपुट देता है। तो अब जो आप
आप जब भी एनसीईआरटी उठाएं तो कुछ समय तक रुकें और सोचें कि एक अधिकारी के तौर पर मैं इस किताब का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं, और आज की समस्याओं के साथ मैं इन चीजों को कैसे जोड़ सकते हैं। और यानी कि मेरे को जो पढ़ने का मेरा मकसद होना चाहिए वो केवल फैक्ट याद करना नहीं है, आंदोलन याद करना नहीं है या घटना याद करना नहीं है, बल्कि उसके विविध जो सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य हैं उनको समझते हुए आज के साथ उसको हमें लाकर जोड़ना है। अगर इस दृष्टिकोण के साथ आप एनसीईआरटी को प्रिपेयर करते हैं तो यकीन मानिए आपका एक बहुत ही साउंड बेस प्रिपेयर होता है। और यही हमारा प्रयास है कि जब भी आप प्रयास करें यूपीएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, आपका प्रयास बेहतरीन होना चाहिए, आपका प्रयास जो है टू द पॉइंट होना चाहिए और आपका प्रयास आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाए। यही ओजांक आईएएस एकेडमी का लगातार प्रयास रहा है। और इसी प्रयास के अंतर्गत जो लगातार आप मुझसे एक साल से क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने एनसीईआरटी का नया बैच शुरू करने की जो है वो घोषणा भी की है। उसके लिए मैं लगातार प्रयास हूं। 18 दिसंबर से सुबह 11 बजे मैं इस बैच की जो है वो नींव रख रहा हूं और यहां पर 3 दिवसीय जो है एक खुली परिचर्चा है, एक नया डायमेंशन है कि यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है और आप अपनी गलतियों को इरेज करके कैसे अपने आप को जो है आगे लेकर जा सकते हो। ये कक्षाएं दिल्ली में भी उपलब्ध होंगी और ये कक्षाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, क्योंकि मैंने पहले भी वादा किया था कि जो स्टूडेंट यहां नहीं आ सकता उन तक मैं पहुंचूंगा, किसी भी रूप में पहुंचूंगा। तो इसके साथ जुड़कर जो है वो आप हमारे साथ जो है एक जो हमारा दृष्टिकोण है, जो आपने हमें प्यार दिया और एक मेरा आप में जो हमेशा विश्वास रहा है कि आप सभी अपने आप में अद्वितीय हैं, उसी दृष्टिकोण के साथ इस नए कोर्स एनसीईआरटी को हम लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा चाहे आप स्वयं से तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो या दिल्ली आकर तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए और आपका मार्ग कभी भी जो है वो अपने पॉइंट से हटना नहीं चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी ही होगी और आपको कोई इसमें हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर जुड़ना है तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करते रहिए। और चूंकि ये केवल 100 बच्चों के लिए मैं कर सकता हूं, मेरे पास जो स्पेस है, मेरे पास जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केवल 100 स्टूडेंट्स को अलाउ करता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मैं इस पे अलाऊंगा। तो इसके जरूरी है कि आप प्री रजिस्ट्रेशन जरूर करा के रखें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। बस अपनी इस यात्रा को आगे रखिए और जो आपके प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके प्रश्न ही मेरी जो है वो ज्ञान का आधार बनते हैं। मैं वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, पढ़ाई को जो है अगले चरण में लेकर जाइए। ये वक्त है अपने सपनों को एक नया आकार देने का। जो बिगिनर्स हैं उसको एनसीईआरटी को बहुत फोकस करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका जो आपके स्कूल में नंबर पाने का था उससे अलग हटकर यहां दृष्टिकोण डेवलप यानी कि एटीट्यूड डेवलप करने का होगा। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं इनवाइट करता हूं 18 तारीख को 3 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला में, सभी के लिए ओपन है। आप आइए, जुड़िए और समझने की कोशिश करिए कि आपका सिलेबस, आपका एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अपने इस दोस्त को विदा दें। अन्य किसी वीडियो में जल्दी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।